हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू करते हैं राम रहीम की एक और कॉमिक्स, मौत का अस्पताल। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। मौत का अस्पताल। आज से आजमगढ़ में निर्मित सरकारी अस्पताल में चिकित्सा कार्य आरंभ हुआ था। वहां बसे ग्रामीणों ने चैन की सांस ली थी अब उन्हें इलाज के लिए शहर की ओर नहीं दौड़ भागना पड़ता था। अस्पताल की इस भव्य इमारत में हर बीमारी के इलाज की व्यवस्था थी, परंतु अस्पताल को काम करते अभी एक ही साल गुजरा था कि एक रात अस्पताल की तीसरी मंजिल पर स्थित जनरल वार्ड के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खट खट खट। ओह! दस्तक सुन नर्स ने संभलते हुए अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। घड़ी में ठीक 1 बजे थे। नर्स बरबस ही बुदबुदा उठी, इस वक्त डॉक्टर तो नहीं आ सकता, फिर कौन आया होगा। दरवाजे पर बराबर दस्तक दी जा रही थी, अतः वह कुर्सी से उठ दरवाजे की तरफ बढ़ी हुई चिड़चिड़ाई अवस्था में बोली, ठक ठक ठक। अरे आती हूँ, अब बंद करो दरवाज़ा पीटना। फिर नर्स ने नजलाते हुए दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अंगतुक पर पड़ी, वह चीख उठी। तभी दरवाजे पर खड़े शैतान ने नर्स की गर्दन को अपने पंजों में दबोच लिया। फिर दूसरे ही पल नर्स का सिर धड़ से अलग हो गया। गुर्र। तब तक वार्ड के मरीज की नींद टूट गई थी। जैसे ही मरीजों की नज़र उस शैतान पर पड़ी, वार्ड में भगदड़ मच गई। भागो भागो, बचा, गुर्र गुर्र आई। वह शैतान का साक्षात स्वरूप बन गया था। बचाओ! मौत का भयानक तांडव देख कोई किसी की मदद करना तो दूर, पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। भागो भागो, बचाओ बचाओ! और फिर अस्पताल की जिस मंजिल पर शैतान पहुँच जाता, वहाँ के वार्ड देखते ही देखते खाली हो जाते, यहाँ तक कि डॉक्टर कर्मचारी भी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। आधे घंटे बाद यह अस्पताल पूरी तरह वीरान नजर आ रही थी। इधर घटना की सूचना मिलने पर इंस्पेक्टर मलखान सिंह जब अपने दल बल सहित अस्पताल में पहुंचा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह अपने अधीनस्थों से बोला, सूचना तो यह मिली थी कि यहाँ एक शैतान ने मारकाट मचा रखी है। लाशों का ढेर लगा पड़ा है, लेकिन सर यहाँ तो एक भी लाश नज़र नहीं आ रही है, और ना ही शैतान नाम की कोई चीज़ ही यहाँ मौजूद है। लगता है किसी ने पुलिस को साथ मजाक किया। अगर मजाक किया गया होता तो हमें मरीज और अस्पताल का स्टाफ यहाँ जरूर नज़र आता। यह तो आप ठीक कह रहे हैं सर, कुछ बात तो ज़रूर है। आओ अस्पताल का चप्पा चप्पा छान मारे, शायद कोई क्लू हाथ लग जाए। यस सर, कहकर हवलदार सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर मलखान सिंह गहरी सोच में डूब गया। अचानक आहट पर वह चौंक कर जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखें दहशत के भाव लहरा उठे। ओह नहीं! गिर्र! परंतु इंस्पेक्टर मलखान सिंह ने तुरंत ही अपनी भय पर काबू पाते हुए रिवाल्वर निकाला। शैतान पर कई फायरिंग कर दी। ढाएं ढाएं ढाएं, गुर्र, ठक ठक ठक। लेकिन शैतान पर गोलियां का कोई प्रभाव न होते देख इंस्पेक्टर मलखान सिंह बौखला उठा। वह पलटकर दौड़ पड़ा। कई गलियां पार करने के बाद वह एक कमरे की दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। तभी दीवार फोड़कर शैतान का भयानक
पंजा प्रकट हुआ। भड़ाक। ओह! इससे पहले कि इंस्पेक्टर मलखान सिंह अपने बचाव की कोशिश करता, शैतान के पंजे का शिकार उसकी गर्दन पर कस गया। पंजे का शिकंजा उसके गर्दन पे कस गया। सू गू गू। ठीक उसी दौरान हवलदार सिपाहियों के साथ इस तरफ आ रहा था। इंस्पेक्टर मलखान सिंह की मुसीबत में देख वह तेजी से सहायता के लिए लपके, लेकिन तब तक वे निकट पहुंचते शैतान का पंजा मलखान सिंह को लेकर दीवार के पीछे ओझल हो चुका था। हे भगवान! हमें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। साहब की जान खतरे में है, कमरे का दरवाज़ा तोड़ दो। सिपाहियों ने आनन-फानन में दरवाज़ा तोड़ डाला, लेकिन कमरे में कदम रखते ही वे स्तंभ खड़े रह गए। ओह हैं! इस हादसे के बाद खबर जंगल की आग की तरह पूरे आजमगढ़ में फैल गई कि अस्पताल में किसी शैतान का निवास है। लोग रात में तो दूर, दिन में भी अस्पताल के नज़दीक फटकने से घबरा रहे थे। सर, यह रहा मेरा इस्तीफ़ा। मुझे जान प्यारी है, मैं इस अस्पताल में ड्यूटी नहीं दे सकता। क्या आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता? रात में ना सही, पर दिन में तो हम मरीजों को देख सकते हैं। जब कोई मरीज यहाँ आता ही नहीं तो मैं किसका इलाज करूँगा? हमारा पूरा स्टाफ किसी न किसी बहाने से छुट्टी पर चल गए हैं। जिससे छुट्टी नहीं मिली उसने नौकरी ही छोड़ दी। मैं अकेला पड़ गया हूँ सर। हिम्मत से काम लीजिए डॉक्टर गुप्ता, सब ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ की रिपोर्ट मंत्री महोदय को भेज चुका हूँ। आई एम सॉरी सर। इतना कह डॉक्टर गुप्ता उठे और कमरे से बाहर निकल गए। राजपुर की वादियों में स्थित 5 सितारा होटल लाबेल की तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 313 के दरवाजे पर एक रहस्यमय व्यक्ति ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। दरवाजे की आवाज़ सुनकर राम की आंख खुल गई। ठक ठक ठक। ओह, रात के 2 बजे इस वक्त हमसे मिलने कौन आ सकता है? यह तो हमारा कोई जानकार भी नहीं है। खैर, देखना तो पड़ेगा ही। दरवाजे के निकट पहुंचा राम बोला, कौन है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मेरी जान खतरे में है। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तभी दरवाज़ा खुला और नकाबपोश के हाथ में थमा चाकू मशीनी अंदाज में राम की तरफ लपका, लेकिन राम के सामने ना पाकर नकाबपोश बौखला उठा। ओह! पर इससे पहले कि वह स्थिति का अंदाज़ा लगा पाता, राम ने उसके चाकू वाले हाथ की कलाई थाम इतना जोर झटका दिया कि वो उछल कर मुंह के बल फर्श पर आ गिरा। ठाक। आह! फिर राम ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। खटाक। ओह! तब तक रहीम भी जाग चुका था। वह फौरन राम की मदद के लिए पहुंच गया और उन्होंने उस अज्ञात आदमी को विवश कर दिया। बोलो, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? मैं बताता हूँ। आवाज़ सुन राम रहीम बुरी तरह चौंक कर आवाज़ वाली दिशा में पलट गया। सर, आप यहाँ कैसे? सर, यह मैं बाद में बताऊँगा, पहले इसे आज़ादी दे दो। आप इसे जानते हैं सर? हाँ, यह मेरा आदमी है और इसे मैंने ही यहाँ भेजा था। तो फिर इसने मुझ पर हमला क्यों किया? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मुसीबत की किसी भी घड़ी का सामना करने के लिए तुम लोग कितने तैयार रहते हो। और मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरी परीक्षा का कसौटी पे खरे उतरे। आपने हमारी परीक्षा बेमतलब नहीं ली होगी। कहते हुए रहीम ने उस आदमी को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया। वह आदमी तुरंत बाहर निकल गया। तुम ठीक समझते हो रहीम, लगता है आप हमें कोई महत्वपूर्ण केस सौंपना चाहते हैं। हाँ, बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। राम रहीम चीफ मुखर्जी के सामने सोफे पर बैठ गए। तब चीफ मुखर्जी
आजमगढ़ में घटी घटनाओं के बारे में राम रहीम को विस्तार से बताने के बाद बोले, लोगों की जिंदगी देने वाला वह अस्पताल मौत का अस्पताल बन गया है। अब वह वीराना पड़ा है। लोगों में भय एवं आतंक व्याप्त है। मौत का और वहाँ होने वाली शैतान का और वहाँ होने वाली मौतों का रहस्य का पता लगाने की पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अतः यह केस हमारे विभाग को सौंप दिया गया है। अर्थात मौत के अस्पताल में खेले जा रहे षड्यंत्र का भांडा फोड़ने की जिम्मेदारी आप हमें सौंपना चाहते हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आजमगढ़ जाओ और वहाँ असलियत का पता लगाओ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आजमगढ़ यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आधुनिक उपकरणों से लैस मोटर बाइक नीचे खड़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें तुरंत आजमगढ़ के लिए रवाना होना है। हाँ, परंतु प्रस्थान करने से पहले अगर तुम लोग इस केस के संबंध में कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सिर्फ एक बात पूछो। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अस्पताल बनाने से पूर्व वह जमीन किसके अधिकार में थी? वह एक बंजर जमीन थी। बहुत साल पहले वहाँ एक मेहनत, यहाँ पे प्रिंट थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मेहनत मोहन, अपने हिसाब से पढ़ता हूँ, मोहन रहता था, परंतु उसकी मौत के बाद से वह जगह खाली पड़ी है। अतः सरकार ने वह जमीन ना अधिग्रहित कर उस पर एक 12 मंजिली अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी। लेकिन अस्पताल का कार्य शुरू होते ही धर्मदास नामक का एक साधु वहाँ डेरा डालकर बैठ गया। वह अपने आप को महंत का शिष्य बताता था। वह वहाँ मंदिर बनवाना चाहता था, परंतु उसकी एक नहीं चली और अस्पताल का निर्माण पूरा कर लिया गया। अब वह साधु कहाँ है? वह आजमगढ़ में ही एक पुराने मंदिर में अकेला पड़ा रहता है। लोग कहते हैं कि जब अस्पताल बन रहा था तभी उसने भविष्यवाणी कर दी थी कि उसके गुरु की इच्छा का अनादर करके लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। गांव वाले इसके गुरु के क्रोध के कहर से बच नहीं पाएंगे। अब गांव वालों को उसका कहा सच नज़र आ रहा है। यानी गांव वाले यही समझते हैं कि धर्मदास के गुरु की आत्मा ने गांव वालों से बदला लेने के लिए शैतान का रूप धारण कर लिया है। बकवास। मैं तो भूत प्रेत के अस्तित्व को नहीं मानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आजमगढ़ में जो कुछ हुआ उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम बहुत जल्दी उस शैतान को जेल की सलाखों के पीछे खड़ा देखोगे रहीम। वह मौत का अस्पताल लोगों को सिर्फ फिर से जिंदगी देने लगेगा। शाबाश रहीम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर आजमगढ़ का नक्शा राम के सुपुर्द करते हुए चीफ मुखर्जी बोले, अब तुम लोग फौरन तैयार हो जाओ। यस सर। तत्पश्चात चीफ मुखर्जी वहाँ से चल गए। लगभग आधे घंटे बाद राम रहीम मोटर बाइक पर सवार हो आजमगढ़ की ओर उड़े जा रहे थे। उधर जिस समय राम रहीम आजमगढ़ पहुंचे उस समय सुबह का धुंधलाका वातावरण में फैलने लगी थी। राम, सुबह होने को है, हमें पहले थाने चलकर यहाँ के हालातों की जानकारी हासिल करनी चाहिए। दरोगा से मिलने से पहले हमें मौत का अस्पताल में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अस्पताल में घटी घटनाओं में किसी अपराधी का हाथ है तो वह इस समय किसी भी खतरे से निश्चिंत होगा। अतः हो सकता है उसका कोई क्लू हमारे हाथ लग जाए। ख्याल बुरा नहीं है। रहीम की स्वीकृति मिलते ही राम ने मोटर बाइक रोककर आजमगढ़ के नक्शे का अध्ययन किया और फिर मोटर बाइक
कच्ची पगडंडी पर उतार दी। लगभग 10 मिनट बाद वे अस्पताल के भव्य इमारत के पिछवाड़े पहुंच गए। फिर मोटर बाइक सुरक्षित स्थान पर खड़ी कर राम रहीम सावधानी से चलते हुए अस्पताल की इमारत में दाखिल हुए। यहाँ की हालत देखकर तो यही लगता है जैसे काफ़ी समय से यहाँ कोई नहीं आया है। आओ चलकर देखते हैं। इतना कह राम आगे बढ़ा था, रहीम उसके पीछे चल दिया। तभी वे गैलरी में प्रविष्ट हो कुछ ही दूर गए थे कि अचानक राम ठिठक रुक गया। उसकी निगाहें फर्श पर उभरे पैरों के निशानों पर पड़ गई थी। इन पैरों के ताज़ा निशान से साफ जाहिर है कि यहाँ कोई आया था और आने वाला नंगे पांव था। यह तो पक्का बात है कि यह किसी आदमी के पैरों के निशान हैं। अब सवाल यह उठता है कि आने वाला नंगे पैर क्यों आया था। सबसे अजीब बात तो यह है कि जहाँ लोग आने जाने से कतराते वहाँ कोई क्यों आया था। क्या उसे अपनी मौत का डर नहीं था? इन सवालों का जवाब तो वही आदमी दे सकता है जो यहाँ आया था। हो सकता है वह अभी यहीं हो। निशाने के पीछा करते हुए हम उस तक पहुँच सकते हैं। ओह! तत्पश्चात वे पैरों के निशानों को देखते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो एक कमरे में थे। कमरे का फर्श खुदा हुआ था। आश्चर्य है, यह फर्श क्यों खुदा हुआ है? शायद आगंतुकों को किसी चीज की तलाश थी। राम रहीम की बातचीत बीच में ही काटते हुए बोला, और वह चीज इस फर्श के नीचे दबी हुई है। ओह! फिर तो स्पष्ट है कि इसी चीज को हासिल करने के लिए ही अस्पताल में शैतान का आतंक फैलाया गया था, ताकि अस्पताल खाली हो जाए और वो अपनी चीज़ आसानी से हासिल कर ले। अगर तुम्हारा अनुमान सही है तो यहाँ हुई समस्या हत्याओं में एक ही व्यक्ति का हाथ हो सकता है। कहीं तुम्हारा इशारा महंत के शिष्य धर्मावयस की तरफ तो नहीं? हाँ, क्योंकि धर्मदास ही वह आदमी है जो इस जमीन को हासिल करना चाहता था। फिर तो हमें धर्मदास को फौरन गिरफ्तार कर देना चाहिए और इस जगह को खुदवाकर वह चीज़ बरामद कर लेनी चाहिए जिसे हासिल करने की चाह ने उसे साधु से शैतान बना दिया। बिना किसी ठोस सबूत के हम धर्मदास पर आरोप साबित नहीं कर सकते, इसीलिए पहले हमें इसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। तभी हा ओह! अगले ही पल धर्मदास अट्टहासा करता हुआ राम रहीम के सामने प्रकट होता हुआ बोला, तुम लोग सबूत तभी इकट्ठा कर पाओगे जब मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। कौन हो तुम? मैं हूँ तांत्रिक धर्मदास। ऐसा लगता है मैं पहले भी तुम्हें कहीं देख चुका हूँ, लेकिन कहाँ? हा। अचानक राम की आंखें चमक उठी। हाँ, याद आया। तुम दुनिया को आंख में धूल झोंक सकते हो पर मुझे धोखा नहीं दे सकते डाकू धर्मा। हाँ, ओह, तो तुमने मुझे पहचान लिया? रहीम हैरत से बोला, लेकिन डाकू धर्मा तो 4 साल पहले पुलिस के से मुठभेड़ में मारा गया था। नहीं, मैं मरा नहीं था, पर बुरी तरह घायल जरूर हो गया था। घायल अवस्था में मैं नदी में कूद गया था। पुलिस यही समझी कि मैं मर चुका हूँ, पर मैं बच गया था। एक तांत्रिक भैरवनाथ ने मुझे बचा लिया। मैं इसका शिष्य बन गया और 2 साल उसके साथ गुजारने के बाद जब मैं यहाँ लौटा तो महंत की ज़मीन पर अस्पताल का निर्माण शुरू हो चुका था। लेकिन तुम इस ज़मीन को हासिल करना चाहते थे क्योंकि इस ज़मीन में तुमने लूट की दौलत गाड़ रखी थी। चलिए दोस्तों, राम रहीम का ये कॉमिक्स मौत का अस्पताल का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं दूसरे भाग में। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब लाइक करें। धन्यवाद।